नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ग्रैंड न्यूज़ रायगढ़। आज हम बात करेंगे सेहत पे। आज हम बात करेंगे बीमारियों को लेकर के। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामाजिक मुद्दा भी है, जिसको हम कह सकते हैं निसंतानता, बांझपन, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि हमारे पास आज मौजूद हैं अपेक्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर रश्मि गोयल। उन्होंने इस प्रकार की बीमारियों से इतने दिनों से इलाज कर रही हैं, इस बीमारी को लेकर के, और कई लोगों को संतान का सुख प्राप्ति भी हुई है। इसके लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं और हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल है, जो निसंतानता की जो दर है वो इतनी बढ़ती जा रही है, हर 5वें 6वें कपल या दंपत्ति बोल लें उनके पास है, तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, निसंतानता जो जिसे हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, उस आज ये इसका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे पास जितने भी कपल्स आते हैं उसमें हर 6 कपल में दंपतियों में यह एक कपल उससे ग्रसित होता है। तो यूँ मानिए कि जिसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, और उनमें से ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनको एक बार कभी बच्चा ठहर चुका होता है, लेकिन उनको सेकेंड इशू लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो जो मेन इसका जो आज कारण है, जो इसकी बढ़त है, इसका जो दर इतनी ज़्यादा बढ़ चुका है, और हर एक दंपति को इसके लिए बच्चे ठहरने के लिए इलाज लेना पड़ता है। जो मेन उसके मुख्य कारण होते हैं वो आज मैं कहूँगी इसके लिए लाइफस्टाइल है। जो आज लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा मतलब विकृत हो चुकी है नॉर्मल लाइफस्टाइल से। स्ट्रेस इसका एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि जो हमारी लाइफ में आज स्ट्रेस जिस तरह से बढ़ चुका है, तो उसके कारण आज जो गैमेट्स हैं, जो महिलाओं में जो अंडे होते हैं, उसकी क्वालिटी पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ जो पुरुष भी होते हैं, उनकी भी लाइफस्टाइल, जैसे आज जो हमारे पास जितने भी दंपति इलाज के लिए आते हैं, हम अगर सारे यंगस्टर से उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉमनली हमको देखने को मिलती है। मतलब ज़्यादातर आज यंगस्टर्स क्रॉनिक स्मोकर्स हो गए हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उससे उनके जो शुक्राणु हैं वो भी काफ़ी मात्रा में अधिक प्रभावित होते हैं। तो यह एक मुख्य कारण हो गया है, जो लाइफस्टाइल उनकी जो आज है, और जिस हिसाब से स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में बढ़ गया है, तो काफ़ी इसके साथ गैमेट्स इनके प्रभावित होते हैं, और आज उनको कंसीव करने में दिक्कतें आ रही होती हैं। दूसरी चीज़ होती है, आज करियर ओरिएंटेड महिलाएं हो गई हैं, तो पुरुष के साथ साथ जो आज महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देने लगी हैं, तो शादियां लेट होती हैं। तो शादियों के लेट होने से जैसे जैसे महिलाओं की उम्र जैसे बढ़ती है, तो उनका जो अंडों का स्टोरेज होता है, जिसे हम एक हार्मोन टेस्ट के द्वारा असेस करते हैं, जिसे हम एंटी मलेरियन हार्मोन बोलते हैं, AMH। तो ये जो ही महिलाएं उम्र बढ़ती जाती हैं, तो जो 25 साल में जो इनका AMH लेवल होता है, वो 30 साल की उम्र में थोड़ा उससे कम हो जाता है, 35 में काफ़ी कम, और जो ये 38 और 40 की तरफ रुख करती हैं, तो इनका लेवल काफ़ी डाउन हो चुका होता है। तो यूँ भी कहेंगे कि आज जो लेट मैरिजेस भी एक मुख्य कारण है कि उनको कंसीव करने में इजीली नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से दिक्कतें आती है। IVF क्या होता है, उसकी भूमिका क्या है इसके अंदर निसंतानता में? IVF देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक दंपति जो आए उनको हर को एक IVF ट्रीटमेंट के द्वारा ही बच्चा हो पाएगा। सबसे पहले हम हमेशा कॉज रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है। कारण पुरुष में भी, हस्बैंड में भी हो सकते हैं, कारण पत्नी में भी हो सकता है। तो जो ही हमने कारण ढूंढा, फिर उसका हम कोशिश करते हैं कि अगर कारण बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, तो उनको कुछ टैबलेट्स दे के उनके अंडे बना कर देखते हैं, और उनको कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल कुछ साइकिल्स टैबलेट के द्वारा ही कंसीव कर जाएं। यदि उनमें अगर इस तरह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है उनके लिए IUI होता है, जो भी एक वो साधारण नेचुरल प्रोसेस जैसा ही होता है। अगर कोई दंपति बहुत बार रिपीटेड IUI के से भी कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं, तभी हम उनको IVF की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ रिस्क भी होते हैं, फिर आप बताते भी होंगे अपने मरीजों को, तो किस प्रकार का क्या रहता है, किस प्रकार से कंसल्ट करते हैं आप? जी, IVF प्रक्रिया एक सुनने में जितनी जटिल प्रक्रिया है, करवाने में उतनी सूक्ष्म और सरल होती है। पर जैसे कि मेडिकल साइंस है, और हर एक मेडिकल ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो IVF प्रक्रिया के जो बेसिकली जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वह होती है, हम मरीज को पहले ही बता चुके होते हैं कि इनमें ट्विंस प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और ट्विंस प्रेगनेंसी क्योंकि एक थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो मरीज़ को हम पहले ही उनको काउंसलिंग करके तैयार कर चुके होते हैं कि आपको ट्विंस या ट्रिपलेट्स के ज़्यादा चांसेस
चांसेस रहेंगे। इसके अलावा जब हम अंडे निकालते हैं किसी भी महिला में, तो उनमें एक अंडों के जो किसी के अंडे अगर ज़्यादा निकले और उनमें कुछ थोड़ा पानी का जमावट होना, जिसे हम ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं, तो वह भी हम पेशेंट को काउंसिल करके रखते हैं कि इसके भी चांसेस रहेंगे। पर आज के एडवांस साइंस में ऐसे भी इंजेक्शंस और हार्मोन्स आ चुके हैं जिसके द्वारा ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम दर इसकी हो चुकी है, तो उसके केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस और नशे जो हैं आज की डेट में, जो आज के युवा हैं नशे कर रहे हैं, और महिलाएं जो कैरियर ओरिएंटेड है, जैसे आपने बताया, तो वो फील्ड पे रहती हैं, उनका फील्ड पे हैं, ऑफिस जा रही हैं, बहुत प्रकार के, अगर आदमी काम कर रहा है, महिलाएं काम कर रही हैं, टेंशन रहता है, तो कैरियर ओरिएंटेड महिलाओं को लेकर के आपका क्या कहना है और कितनी चांसेस उसमें उनमें रहते हैं, या आपका सुझाव उनके लिए क्या रहेगा? सबसे तो मैं उन महिलाओं को यही सलाह देना चाहूँगी कि करियर पे फोकस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको अपनी मैरिटल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, और अगर वो शादी भी करते हैं तो उनको थोड़ा जल्द ही फैमिली प्लानिंग करने के लिए शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए भी उनके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। मैंने बताया ठीक कैंसर पेशेंट्स की तरह, जिस तरह हम उनके साइकिल्स को स्टिमुलेट करके हम ओवेरियन फ्रीजिंग, oocyte फ्रीजिंग का हम जैसे उनको सलाह देते हैं, तो ठीक उनको भी जो थोड़ा लेट करना चाहती हैं, तो अथवा वो भी मैरिज के पहले भी अपने ये एग स्टोरेज करवा सकती हैं और आगे का ट्रीटमेंट जब भी वो चाहें और उस तरह प्लानिंग कर सकती हैं। तो इससे एक एडवांटेज क्या होगा कि जो जैसे एजिंग बढ़ती है तो अंडों की क्वालिटी जिस तरह से ख़राब होती है, तो उन अंडों की क्वालिटी हम पहले ही कम एज में हम सुरक्षित रख सकें और उनको एक सफल प्रेगनेंसी हम दे सकें। रायगढ़ में इस हॉस्पिटल में, अपेक्स हॉस्पिटल में, आप क्या लाना चाहेंगे और अभी क्या क्या अपने पास एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ अवेलेबल है? IVF एक एडवांस साइंस है जिसमें हर दिन दिन प्रतिदिन एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह से जो बेसिकली इसमें होता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हमारे में एक चैलेंज होता है कि सबसे बेहतर से बेहतर हम भ्रूण बना सकें और उसको हम डालें, स्थानांतरित करें, ताकि सफल प्रेगनेंसी हो सके। तो बेसिकली इसमें होता है कि अंडों की क्वालिटी पे हमको काम करना होता है। पुरुषों में हमको स्पर्म सिलेक्शन के पीछे हमको देखना होता है। स्पर्म सिलेक्शन के लिए अब बहुत एडवांस साइंस हो गया है, जैसे माइक्रोफ्लूइडिक्स आया है, MC आ गए हैं। तो इन सब तकनीक के द्वारा हम बेहतर स्पर्म सिलेक्शन करने में अब सफल हो चुके हैं, और इनका उपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो शादी को बहुत बार जिनके रिपीटेड मिसकैरेजेस हो चुके हैं स्पर्म खराब होने के कारण, तो वो हम उनको बेहतर से बेहतर भ्रूण बना के दे चुके हैं, और इसमें सफल अब हम सफल साइकिल्स कर रहे हैं और उनको प्रेगनेंसी रेट भी काफ़ी अच्छे से मिल रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा IVF में भी इसका रोल आ चुका है, और उसके अलावा ऐसे न्यूली डिज़ाइन कल्चर मीडियाज़ आ चुके हैं जिनसे बेहतर से बेहतर एम्ब्रियोज बन सके और उनको सफल प्रेगनेंसी मिल सके। AI जैसा कि आपने बताया कि इसका किस तरह का रोल है, थोड़ा संक्षिप्त में दर्शकों को लिए? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हर फील्ड में इसका एक महत्वपूर्ण रोल आ चुका है, तो यह IVF में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको आगे की केसेस में हमको मदद करेगा कि बेहतर से बेहतर एम्ब्रियो सिलेक्शन में प्रिसाइसली उनको किस तरह से हम एक सही एम्ब्रियो सेलेक्ट कर सके और उनको उसके गर्भ में डाल सके। तो एक सही ढंग का भ्रूण और सही जेनेटिकली वो भ्रूण सही है कि नहीं, उसका मेथड कैसा है, उसके कल्चर कैसा है, कंडीशन है, ये सारी चीज़ों में हमको बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देगा आगे, और बेहतर से बेहतर IVF के रिजल्ट्स को भी इंक्रीज़ करने में ये काफ़ी मददगार होगा। अब बात ये कर लेते हैं कि आप यहाँ काफ़ी दिन से हैं और आप इस पे काम कर रही हैं, अभी तक कितने सक्सेस आपके पेशेंट रहे हैं, कितने लोगों को संतान हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हमने यहाँ IVF सेंटर स्टार्ट किया था 2017 से अपेक्स में, और हमने शुरू से ही यहाँ पे जिन दंपतियों का भी इलाज किया है, हमें बताने में ये खुशी होगी कि जितने मरीज हमारे पास शुरू में ही आते थे वह कंटिन्यूस रिपीटेड साइकिल आते थे, जिनका पहले कहीं साइकिल उन्होंने कराया और उनके साइकिल्स फेल हो चुके हैं, और हमने लगातार उनका ट्रीटमेंट किया, और प्रथम प्रयास में ही हमेशा हमने उनको प्रेगनेंसीज दिए हैं। हमने लगभग ऐसे भी केसेस किए हैं जिनकी 40 साल की उम्र थी और उनके 3 से 4 साइकिल फेल हो चुके थे। जो मेरा आज तक का हमारा सक्सेस रेट है वो प्रीवियस एक
से 3 पेशेंट का 6 से 7 IVF फेल हो चुके हैं और उनमें हमने प्रथम प्रयास में ही कुछ यही मॉडिफाइड न्यू टेक्निक्स के द्वारा उनका अंडा खुद का निकाला और उनके खुद के एम्ब्रियोज बनाए और उनको प्रथम बार में ही सफल प्रेगनेंसी मिली। तो ये हमारा अचीवमेंट है कि हमने कॉन्स्टेंटली 80% रिजल्ट यहाँ मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज हमारे पास एक सुजग टीम है जिसमें हमारे पास इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं जिनका होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हॉस्पिटल में, और लैप्रोस्कोपिक सर्जन एक बेहतर होना और एक प्रॉपर जब टीम काम कर रही होती है तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो IVF के होते हैं वो 60% ही होते हैं, बट क्योंकि हम सारे एडवांस टेक्निक कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीजिंग टेक्निक कर रहे होते हैं, ब्लास्टोसिस कल्चर कर रहे होते हैं, तो उन टेक्निक के द्वारा हमने इस रिजल्ट को 80% तक आज तक मेंटेन किया हुआ है। आपके पास बहुत केसेस आए, आपने उसको सॉल्व भी किया होगा, लेकिन क्या होता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसको कॉम्प्लिकेटिव कह लें या कुछ और कह लें, या ऐसा आपने सोचा होगा कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो सकता, फिर आपने मेहनत करी होगी, कुछ ऐसा हिस्टोरिकल टाइप का कि आपके लिए भी, जो क्योंकि बहुत केसेस हैं आपको ध्यान भी नहीं है पेशेंट के, लेकिन कोई एक ऐसा केस या एक ऐसा वाकया होगा जो आपको ध्यान होगा, तो प्लीज़ अगर वो शेयर कर पाएँ तो। जी, मैं ये ज़रूर एक केस ऐसा शेयर करना चाहूँगी जो मुझे मेरी लाइफ का एक अचीवमेंट मैं खुद भी मानती हूँ और मेरे मरीज़ भी वो मानते हैं। पेशेंट टीचर थे बाय प्रोफेशन और उनका जो बच्चेदानी थी यूट्रस, उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बिल्कुल जनरेट नहीं होती थी। बिल्कुल हम उनका भ्रूण बना के हम 2021 में रखे थे और पेशेंट का पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा था, तो पेशेंट ने भी हमेशा हमारा साथ दिया। पेशेंट की मैंने 3 टाइम्स हिस्ट्रोस्कोपी की, जिसे हम दूरबीन की जांच बोलते हैं, कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग आने का कारण क्या है जो नहीं आ रहा है। तो हमने बहुत सारी एडवांस टेक्निक की, उसमें PRPs किए, उसमें रिपीटेड हिस्ट्रोस्कोपी की, उनको बहुत सारे मेडिकेशन दिए, एडवांस ट्रीटमेंट हमने सब कुछ सर लेवल पे दिया। जब तक मुझे लगता था कि उनके और एम्ब्रियोज मेरे पास बहुत अच्छे A ग्रेड के क्वालिटी के बने हुए थे, तो उन एम्ब्रियोज को मैं भ्रूण को वेस्ट नहीं करना चाहती थी एक बार में डालकर, या फेल ना हो जाए, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम का अच्छा होना और भ्रूण का भी बहुत अच्छा होना, ग्रेड A का होना, IVF की सफलता का कारण होता है। तो मेरे पास एम्ब्रियोज काफ़ी अच्छे थे और लाइनिंग नहीं थी, तो मैंने उनको 2 से 3 साल मैंने प्रयासरत किया। महिला भी हमेशा बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट लिया। 2014 में मुझे दिखा कि अब आज मेरे पास पेशेंट रेडी हैं वो, और आज मैं उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो हमने 3 साल बाद उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और वो सक्सेस भी हुआ। महिला ने बेबी डिलीवर भी किया, एक हेल्दी फीमेल बेबी, और आज वो महिला स्वस्थ हैं। तो आज मैं बताना चाहूँगी ये केस मेरे लिए एक अचीवमेंट था, क्योंकि इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आप 3 साल पहले एक भ्रूण को फ्रीज़ करके रखते हैं और उसको आज 3 सालों तक आप संभाल के रखते हो, और उसको 2024 में आपने अगर ट्रांसफ़र करते हो तो भी आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है। तो दिस वॉज द अचीवमेंट एंड रिमेम्बर केस फॉर मी। थैंक यू। कई बार क्या होता है कि एक मैसेज जो आप देना चाहें कि दंपत्ति शादी होती है, फिर कुछ साल होते हैं, बच्चे नहीं होते, फिर अगर वो अरेंज मैरिज और जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो फिर वो जो सिस्टम चलता है कि सास बोल रही है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं और दुनिया भर के सब ताने जिसको कह सकते हैं वो चलते हैं, तो एज अ डॉक्टर आपको उनको क्या सलाह है कि अगर कितने दिन तक नहीं हो तो ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए और डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग कुछ दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं, तो एज अ डॉक्टर आपको उनको क्या मैसेज है? ये आपने बहुत सही कहा कि आज बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है लोगों को कि आज बाजू में उन दंपति को बच्चा हो चुका है शादी को इतने महीनों बाद और तुमको नहीं हुआ, तो हर फैमिली मेम्बर ये फोर्स कर रहा होता है कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ। तो ऐसे दंपतियों के लिए मेरी यही सलाह है कि नेचुरली प्राकृतिक ढंग से भी कंसीव करने में अमूमन 1 साल लग जाते हैं किसी भी महिला को, तो उनको 1 साल तक पेशेंटली वेट करना चाहिए, अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, और पेशेंटली वो 1 साल तक आराम से कोशिश कर सकते हैं। यदि उनको 1 साल के बाद भी प्रयासरत रहते प्रेगनेंसी करने में दिक्कत आ रही है ठहरने में, तब उनको डॉक्टर की तरफ रुख करना चाहिए, ट्रीटमेंट की तरफ। हाँ, यदि लेकिन महिला की उम्र उसमें 35 वर्ष से अधिक हो तो उनको 6 माह पश्चात ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि शायद उनको अब ट्रीटमेंट कंसीव करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। बहुत सारे कपल्स हैं, दंपत्ति हैं में जो जनरेशन चल रही है कि जल्दी से बच्चा नहीं करना चाहते, बहुत सारे प्रिकॉशन लेते हैं और ऐसे प्रिकॉशन लेते हैं जो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, कहीं टीवी में ऐड देखते हैं, किसी ने बता दिया, तो उनके लिए क्या मैसेज है? अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि बाद में, तो किस प्रकार से डॉक्टर से कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या मेडिसिन उसके लिए, क्या प्रिकॉशन जो आप ले रहे हैं किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में।
प्रेगनेंसी जब भी कभी किसी भी कपल को प्लान करनी हो तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपको जब भी प्लानिंग से 3 महीने पहले ही डॉक्टर से मिलना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे आजकल जो कि लाइफस्टाइल हमारी चेंज हुई है, ऐसे काफ़ी हमारे शरीर में कमियां रहती हैं, विटामिन्स की कमी रहती है, तो उसकी वजह से जब प्रेगनेंसी प्लान होती है, जब आप ठहर भी जाती है तो मिसकैरेजेस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। विटामिन डी का सप्लीमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल अच्छी रख सकते हो। तो ये सारे मेडिकेशन विथ कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर आप अपनी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, ना कि खुद से। कई बार हमको ये भी देखने को मिलता है कि कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे आपने बोला कि प्रिकॉशन लिया, फेल्ड हुई और उनकी अनवांटेड प्रेगनेंसी उनको ठहर गई, तो वो बिना डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन ले लेते हैं। तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास पहला एक कंसल्टेशन होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए कि किस तरह से उस अबॉर्शन के पिल्स को लेना है, और उन डॉक्टर्स के थ्रू अगर आप माध्यम से लेते हो तो आगे आपको प्रेगनेंसी ठहरने में काफ़ी आसानी होती है। यदि आप बिना जानकारी के आप दवाएं लेते हैं तो कई बार होता है कि उनका गर्भपात इनकम्प्लीट रह जाता है, उनको अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है। हमारे पास कभी कभी मरीज़ ऐसे भी आते हैं तो वो 2 ग्राम 5 ग्राम हीमोग्लोबिन लेकर आते हैं कि उनका ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूस और उन्होंने प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ नहीं लिया, तो आप अपने केस को क्रिटिकल कभी कभी बना सकते हो। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रश्मि गोयल, जिन्होंने बताया, निसंतानता को लेके बताया और इसको लेकर के वो क्या काम कर रही हैं और क्या अचीवमेंट है उन्होंने ये बताया। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ बताई कि इसका एक जो मुख्य वजह है वो है स्ट्रेस, टेंशन, इसके अलावा जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है। तो मेरा भी अनुरोध है आप सभी से कि अगर आप बच्चा चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें जो डॉक्टर साहिबा ने बताया है। इस प्रकार की तमाम खबरें आपके पास लाते रहेंगे, बने रहिएगा ग्रैंड न्यूज़।